इस रिवीजन सीरीज के पहले हिस्से में हमने भारतीय संविधान की कुछ जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा किया था। आज के इस दूसरे पार्ट में हम प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र अथवा जनतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारियां साझा करेंगे। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेसिया से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। मतलब वह शासन व्यवस्था जिस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का अधिकार होता, वह लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई शासन पद्धति है। जन भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र के दो रूप हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वह व्यवस्था जिसमें शासन का कार्य जनता स्वयं उपस्थित होकर करती है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है, अन्य किसी भी देश में लागू नहीं है। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वह पद्धति जिसमें शासन का कार्य जनता स्वयं उपस्थित न होकर के अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करती है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। लोकतांत्रिक शासन पद्धति लागू करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन में सबसे पहले अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया गया था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। पहला संसदीय प्रजातंत्र या संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र या अध्यक्षात्मक सरकार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र को समझते हैं। संसदीय लोकतंत्र में सरकार के दो प्रमुख होते हैं। पहला औपचारिक या नाम मात्र का और दूसरा वास्तविक प्रमुख। भारत में केंद्रीय स्तर पर औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक इसी तरह राज्यों में राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होते हैं और मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख होते हैं। इस शासन व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं तथा राज्य के वास्तविक प्रमुख विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। दूसरा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इस प्रणाली में कार्यपालिका के एक ही प्रधान होते हैं और वह अपने किसी भी कार्यों के लिए संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में केवल राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। ठीक इसी तरह अमेरिका के राज्यों में केवल राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसमें लिखित संविधान लागू किया गया। ब्रिटेन में अलिखित संविधान लागू किया गया था। अब हम जानेंगे सरकार के अंग के बारे में। दुनिया में सबसे पहले प्रसिद्ध विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने यह विचार दिया कि सरकार के सभी काम एक ही व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार के कार्यों का बंटवारा करते हुए यह कहा कि सरकार के कामों को 3 भागों में बांटा जाए। इसी सिद्धांत को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया। यह सिद्धांत उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया। उन्होंने सरकार के अंगों का बंटवारा कुल 3 स्तरों पर किया। पहला विधायिका यानी लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और तीसरा न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। पहला विधायिका यानी लेजिस्लेचर, यह सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का काम करता है। इसी बनाए गए कानून के अनुसार ही देश का कार्य होता है। भारत में पूरे देश के स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था संसद कहा जाता है, जिसमें 2 सदन यानी हाउस होते हैं। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ठीक इसी तरह राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। इसमें भी 2 सदन यानी हाउस होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। वहाँ भी पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसमें भी 2 हाउस हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। यह सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन का काम करता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति तथा वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक उसी तरह राज्य स्तर पर औपचारिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है। सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका यानी जुडिशियरी है। विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की निष्पक्ष जांच या फैसला देने हेतु
एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया। यह न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी वह सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। भारत में एकल न्यायपालिका लागू है। अब हम संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक मतलब फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, एकात्मक मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम को समझते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत संविधान के माध्यम से ही केंद्र एवं राज्यों के बीच अधिकारों का लिखित तौर पर स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया जाता। सामान्य दिनों में केंद्र राज्य में एवं राज्य केंद्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के फैसले के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जैसे अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था। अब हम एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में समझते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत संविधान के द्वारा देश के सभी अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। केंद्र अपनी इच्छा से राज्यों को कुछ अधिकार दे सकता है अथवा चाहे तो वह वापस ले सकता है, जैसे इंग्लैंड में। प्रसिद्ध विद्वान गेसिवियर ने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्य के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा निश्चित जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता सोवरेनिटी। अब हम संप्रभुता के अर्थों को समझते हैं। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रिया के विद्वान ऑस्ट्रीन ने किया था। इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि संप्रभुता वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति या राष्ट्र अपने आंतरिक या बाहरी मामलों में बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।